नमस्कार विद्यार्थियों। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आर्टिकल 142 जिसमें हमारी न्यायिक प्रक्रिया का वर्णन किया गया है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले कुछ समय से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए कई न्यायिक निर्णयों के पश्चात अनुच्छेद 142 की यानी कि 142 की सार्थकता पर कुछ प्रश्न चिन्ह उभरकर सामने आए हैं। जैसे अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय का वह साधन है जिसके माध्यम से वह ऐसी महत्वपूर्ण नीतियों में परिवर्तन कर सकता है जो जनता को प्रभावित करती हैं। दरअसल जब अनुच्छेद 142 को संविधान में शामिल किया गया था तो इसे इसलिए वरीयता दी गई थी क्योंकि सभी का मानना था कि इससे देश के विभिन्न वंचित वर्गों अथवा पर्यावरण का संरक्षण करने में सहायता मिलेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने यूनियन कार्बाइड मामले को भी अनुच्छेद 142 से संबंधित बताया था। यह मामला भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों से जुड़ा हुआ है। इस मामले में न्यायालय ने यह महसूस किया कि गैस के रिसाव से पीड़ित हजारों लोगों के लिए मौजूदा कानून से अलग निर्णय देना होगा। इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पीड़ितों को $470 मिलियन का मुआवजा दिलाए जाने के साथ न्यायालय द्वारा यह कहा गया था कि अभी पूर्ण न्याय नहीं हुआ है। न्यायालय के अनुसार सामान्य कानूनों में शामिल की गई सीमाएं अथवा प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत संवैधानिक शक्तियों के प्रतिबंध और सीमाओं के रूप में कार्य करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने इन अनुच्छेद 42 के द्वारा स्वयं को संसद अथवा विधायिका द्वारा बनाए गए कानून से सर्वोपरि माना है। इसी तथ्य को सर्वोपरि मानने के तथ्य को सुप्रीम कोर्ट द्वारा बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ मामले में भी दोहराया गया है। इस मामले में कहा गया कि इस अनुच्छेद का उपयोग मौजूदा कानून को प्रतिस्थापित करने के लिए नहीं बल्कि एक विकल्प के रूप में किया जा सकता है। हालांकि हाल के वर्षों में सर्वोच्च न्यायालय ने कई ऐसे निर्णय दिए हैं जिनमें यह अनुच्छेद उन क्षेत्रों में भी हस्तक्षेप करता है जिन्हें न्यायालय द्वारा शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के माध्यम से भुला दिया गया है। यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत भारतीय संविधान के मूल ढांचे का एक भाग है। अर्थात विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों के शक्ति जो कार्य हैं वो अलग अलग हैं। कोई भी किसी भी कार्य में इंटरफेयर नहीं करेगा। वास्तव में इन सभी न्यायिक निर्णयों ने अनुच्छेद 142 के विषय में एक अलग ही विचार दिया है। आर्टिकल 142 में व्यक्तियों के मूल अधिकारों को नजरअंदाज किया गया था। ये पाया गया कि न्यायालय किसी निश्चित मामले में केवल अपना निर्णय सुनाता है, परंतु वह उस निर्णय के जो लाइफ टाइम या लॉन्ग टाइम जो रिजल्ट आएंगे, जो परिणाम आएंगे, उनसे वह अनजान रहता है, जिसके चलते उस व्यक्ति के मूल अधिकारों का भी उल्लंघन हो जाता है जो उस वक्त न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है। ये सत्य है कि अनुच्छेद 142 को संविधान में इस उद्देश्य से शामिल किया गया था कि इससे जनसंख्या के एक बड़े हिस्से तथा वास्तव में राष्ट्र को लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी माना था कि इससे सभी वंचित वर्गों के दुख दूर हो जाएंगे, परंतु ऐसा पूरी तरह से संभव नहीं हो पाया। आर्टिकल 142 के कुछ सकारात्मक पक्ष भी रहे और कुछ नकारात्मक पक्ष भी रहे जिनकी चर्चा हम यहाँ करेंगे। जैसे राष्ट्रीय राजमार्गों के पास शराब की बिक्री पर प्रतिबंध। केंद्र सरकार द्वारा जारी एक अधिसूचना में सरकार ने केवल राष्ट्रीय राजमार्गों से लगे हुए शराब के ठेकों को प्रतिबंधित कर दिया है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142 का जिक्र करते हुए राजमार्गों से 500 मीटर की दूरी तक स्थित शराब की दुकानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा किसी भी राज्य की सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के आधार पर न्यायालय ने इस प्रतिबंध का विस्तार राज्य के
राजमार्गों तक भी कर दिया है। न्यायालय के इस आदेश के परिणाम स्वरूप हजारों होटल, रेस्टोरेंट और शराब के ठेकों को बलपूर्वक बंद करवा दिया गया या उनके द्वारा शराब बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिससे कई लोग रोजगार विहीन हो गए हैं। और एक बात यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान देने की है कि भारत में शराब पीकर गाड़ी चलाने से बहुत सारी दुर्घटनाएं घटित होती हैं। न्यायालय के अनुसार वर्ष 2015 में केवल 4.2% दुर्घटनाएं शराब पीकर गाड़ी चलाने की वजह से हुई थी, जबकि 44.2% दुर्घटनाओं का कारण वाहनों की तेज गति थी। सर्वोच्च न्यायालय का मानना है कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार है। हालांकि दिए गए जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने जो दिए गए आदेश हैं, जिसमें कि न्यायालय ने राज्य राजमार्गों से लगी शराब की सभी दुकानों पर प्रतिबंध लगा दिया है, उसने लाखों लोगों के रोजगार के छिन जाने की बात को नहीं माना है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जो मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि 142 में ठीक है, आपने लोगों की सुरक्षा हेतु कि भाई लोग जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग के निकट राज्य की सीमाओं से लगते हुए पे कि ऑन रोड जो शराब की दुकानें हैं उनको बंद कर दिया गया है, तो जिससे जो इस व्यापार से जुड़े हुए लोग थे वो रोजगार विहीन हो गए, उनका व्यक्तिगत अधिकारों का हनन हुआ। लेकिन इसका जो दूसरा पक्ष है, सरकार के न्यायालय का कहना है कि शराब पीकर गाड़ी चलाने से बहुत सारी दुर्घटनाएं घटित होती हैं, तो उन्होंने इसको कहीं भी गलत नहीं माना है। इसी तरह से जो शिक्षा के अधिकार को भी कि जो अनुच्छेद 21 में शिक्षा के अधिकार की बात कही गई है। इसी तरह से एक और मामला जैसे बाबरी मस्जिद का विध्वंस मामला है कि सर्वोच्च न्यायालय के 2 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने एक आदेश पारित किया था कि जो इससे पूर्व 3 सदस्यों की खंडपीठ द्वारा दिए गए निर्णय के विपरीत था। खंडपीठ के निर्णय के पश्चात भी न्यायालय ने 2 सदस्यीय खंडपीठ के निर्णय को ही प्राथमिकता दी। इस संदर्भ में अनुच्छेद 142 का उल्लेख किया गया। इसके तहत ये निर्देश दिया गया कि यह परीक्षण अब बरेली के बजाय लखनऊ में किया जाएगा। हालांकि यह निर्णय इस कानून को परिभाषित नहीं करता है, लेकिन चूंकि न्यायालय ने 3 सदस्यों की खंडपीठ का निर्णय मानने से मना कर दिया था, इसलिए इस पर सवाल उठने शुरू हो गए कि क्या सवाल उठे कि वास्तव में न्यायिक संयम क्या है। न्यायिक संयम ये एक नया कंसेप्ट आया है। देखो कि न्यायिक संयम न्यायिक हस्तक्षेप की एक संकल्पना है जो न्यायाधीशों को उनकी स्वयं की शक्ति को सीमित करने के लिए प्रेरित करती है। यह सुनिश्चित करती है कि न्यायाधीशों को तब तक नियमों में बदलाव नहीं करना चाहिए जब तक वे असंवैधानिक प्रतीत न हो, क्योंकि असंवैधानिक कानून स्वयं ही विवाद का विषय बन जाते हैं। क्लियर हो गया? न्यायिक संयम क्या है? न्यायिक हस्तक्षेप की एक संकल्पना है जो न्यायाधीशों को उनकी स्वयं की शक्ति को सीमित करने के लिए प्रेरित करती है, और वो ये सुनिश्चित करती है कि न्यायाधीशों को तब तक नियमों में बदलाव नहीं करना चाहिए जब तक वे असंवैधानिक प्रतीत ना हो, क्योंकि असंवैधानिक कानून स्वयं ही विवाद का विषय बन जाते हैं। संविधान का अनुच्छेद 142 क्या कहता है कि जब तक किसी अन्य कानून को लागू नहीं किया जाता तब तक सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सर्वोपरि होता है। न्यायिक निर्णय देते समय न्यायालय ऐसे निर्णय दे सकता है जो इसके समक्ष लंबित पड़े किसी भी मामले को पूर्ण करने के लिए आवश्यक हो, और इसके द्वारा दिए गए आदेश संपूर्ण भारत संघ में तब तक लागू होंगे जब तक उससे संबंधित किसी अन्य प्रावधान को लागू नहीं कर दिया जाता है। संसद द्वारा बनाए गए कानून के प्रावधानों के तहत सर्वोच्च न्यायालय को संपूर्ण भारत के लिए ऐसे निर्णय लेने की शक्ति है जो किसी भी व्यक्ति की मौजूदगी में किसी दस्तावेज अथवा स्वयं की अवमानना की जांच और दंड को सुरक्षित करते हैं। मतलब कि संसद द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के पास उन कानूनों के संबंध में निर्णय लेने की ऐसी शक्ति है जो
किसी भी व्यक्ति की मौजूदगी में दस्तावेज अथवा स्वयं की अवमानना की जांच, मतलब अगर किसी का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है तो उसकी भी जांच को सुरक्षित करता है। निष्कर्ष रूप से ये कहा जा सकता है कि जज सर्वोच्च न्यायालय को स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि 142 का उपयोग वह किस प्रकार के मामलों में कर सकता है, तो इसके लिए दिशा निर्देशों का विनियमन आवश्यक है। न्यायाधीश बेंजामिन कार्डोजो के शब्दों में, न्यायाधीश कोई आदर्श नहीं है कि उसके द्वारा दिए गए सभी निर्णय को कानूनी प्रावधानों से भी सर्वोपरि माना जाए। तो ये है आर्टिकल 142 कि कई बार ये शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का भी उल्लंघन कर देता है, संसद द्वारा पारित कानूनों को में भी हस्तक्षेप करता है। तो ये कहा जाता है कि वास्तव में 142 का पुनरीक्षण किया जाना चाहिए और न्यायाधीशों का इसको उपयोग तभी किया जाना चाहिए जब वो खुद पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो। धन्यवाद।